जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड सेट देखेंगे पॉलिटी का, और पॉलिटी की जो आपने पढ़ाई की है उसका एक अच्छा रिवीजन होगा। ये क्वेश्चंस आप पहले खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखेंगे इन क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस का नेचर बिल्कुल आपके सीडीएस से इंस्पायर्ड है। सीडीएस में इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। कुछ सवाल मैंने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से लिए हैं, एक दो सवाल, और बहुत सारे जो यहाँ पे सवाल हैं वो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर हैं। तो शुरू में कुछ सवाल आसान होंगे, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और, अगर आपका कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके का सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नॉट पे ध्यान देना है आपको। नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ प्रोविज़न दूसरे देशों से भी इंस्पायर्ड हैं, जिनमें अगर आप सबसे पहले अगर हमारे संविधान के अंदर देखें तो हैविली इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। और कई सारे प्रोविजंस डायरेक्टली ब्रिटेन से हैं, बिकॉज फेमिलियर होना जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह को लेकर के। इसके अलावा अन्य देशों से भी हैं। जैसे अगर मूल अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें से जो भाग तीसरा है यानी पार्ट 3, ये फंडामेंटल राइट से डील करता है और ये यूएसए से इंस्पायर्ड है। तो इस तरीके से पहला पेयर बिल्कुल सही है। आर्टिकल्स की भी बात करें तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हैं यानी आयरलैंड से हैं। ये किस पार्ट में देखने को मिलेंगे? तो पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। यहाँ 4 टर्म्स है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, तो ये पार्ट 4 हैं और आयरलैंड से लिए गए। आर्टिकल्स की बात करें हम तो 36 से लेकर 51, 36 to 51 देखने को मिलेंगे। अगर सेंटर के रेजिडुअल पावर्स की बात करें तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं? नहीं। सेंटर्स के रेजिडुअल पावर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी जो पावर्स बच गई हैं वो सेंटर में चली जाएंगी। जैसे अगर हम हमारे संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो जो 7th शेड्यूल है ये हमारा, ये 3 तरीके की लिस्टिंग बताता है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो है सेंटर, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों लिस्ट में से जो बाहर हैं पावर्स, वो सेंटर के पावर्स में, सेंटर के जुरिस्डिक्शन में फॉल करेंगे। तो ये जो बात है ये कनाडा से देखने को मिलेगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। चौथे की अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाना इमरजेंसी के टाइम पे, ये जर्मनी से है, जिसे वीमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, वीमार या वाइमर सुना होगा आपने। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी है। ये आपने सही कर लिया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिविल सर्विसेज का है और थोड़ा सा मुझे टफ नेचर, मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से है कि अच्छा सवाल मुझे लगा, तो इसका आप आंसर करिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ट्रू स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। पहला तो स्टेटमेंट ये है कि एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है ये प्रोवाइड किया गया है इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये को रिलेटिव हैं लीगल ड्यूटीज़ के साथ। ऑप्शन आपको पता ही होगा क्या होंगे, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, या नीदर 1 nor 2। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है नीदर 1 nor 2, बिकॉज जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये नॉन एनफोर्सिएबल हैं। यानी कोर्ट में जा कर के आप इन चीज़ों को, जो अगर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायलेशन होता है तो इस चीज़ के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं लाया जा सकता, यानी ये चीज़ें लीगली एनफोर्सिएबल नहीं हैं। तो इस वजह से पहला गलत है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली लीगली एनफोर्सिएबल हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि लीगल ड्यूटीज सेपरेट चीज़ है और ये तो एनफोर्सिएबल भी है, बट ये को रिलेटिव नहीं है, यानी सह संबंधित नहीं है। किनके साथ? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ कोई लिंकेज नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। दोस्तों, लीगल ड्यूटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ और लीगल ड्यूटीज़ के बीच कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरीके का मोरल ऑब्लिगेशन है देश के प्रति और नागरिकों के प्रति।
अगर लीगल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये एक तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन होता है, यानी कानून की तरफ से आप कह लें कि बाध्य है, लीगल ड्यूटी है ये हमारी, और लॉ के अकॉर्डिंग और उनके एक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना होगा। और अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो जैसा कि हमें पता है ये नॉन जस्टिसिएबल है, और ये पहला स्टेटमेंट भी था, क्योंकि डायरेक्ट इन्फोर्समेंट की बात नहीं है कोर्ट्स के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वायलेशन पर भी। लेकिन लीगल ड्यूटीज़ ऑब्वियसली जस्टिसिएबल हैं और डायरेक्ट इन्फोर्समेंट की बात देखने को मिलती हैं। ड्यूटीज़ की बात करें तो ये हमें पता है गिनती की संख्या में केवल कुछ हैं, लेकिन जो मोरल जो लीगल ड्यूटीज़ हैं ये एक तरीके की मोरल ड्यूटीज़ है, बिकॉज ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बट जो लीगल ड्यूटीज़ हैं ये लॉ के प्रोविज़न के आधार पर डिपेंड करती हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह की पेमेंट, तो एक तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन है, बिकॉज लीगली बाइंड है वो पर्सन। अगर इनकम टैक्स की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसे इनकम टैक्स देना है, तो फिर यहाँ पे मोरल ड्यूटी नहीं बल्कि लीगल ड्यूटी की बात देखने को मिलेगी ना। अब ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये दोनों को रिलेटिव नहीं है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कहने के लिए लीगल ड्यूटी है बट ये लीगली बाइंडिंग है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हाँ, तो ये आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। सो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए और इस सवाल का आंसर करिए। तो देखिए 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट हो सकती है। इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए हम लोग स्पेसिफिक टर्म का यूज़ करते हैं इम्पीचमेंट। हिंदी में कहते हैं महाभियोग, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में है, आई थिंक। हाँ, 61 के अंदर है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस और वायलेशन के आधार पर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट के विपरीत यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति होंगे ये केवल 2 ही टर्म के लिए अपने पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट की ओथ है ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाएंगी। सो ये है क्वेश्चन, आपको बताना है कौन कौन से। ऑप्शन में छोटी सी एरर थी ना, अब आंसर करिए। 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 3 ओनली, या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे संविधान में कोई इस तरीके की बात नहीं की गई है, केवल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। तो प्रेसिडेंट को केवल एक ही आधार पर, जो कि संविधान का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यही इसी प्रोविजन के आधार पर ऑब्वियसली आपको प्रोसेस पता है किस तरीके से इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, तो ये बिल लाया जा सकता है इम्पीचमेंट वाला। तो इस वजह से पहला गलत हो जाता है, और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसे जो टर्म्स होते हैं ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। दूसरा कथन देखिए, यूएसए के प्रेसिडेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल उल्टा कह दिया गया है। यूएसए के प्रेसिडेंट का टर्म जो है ये 2 टर्म्स मैक्सिमम होता है, जैसे कि बराक ओबामा के केस में देखा गया। बट अगर इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, नंबर जो है ये लिमिटेड नहीं देखने को मिलेगा इंडिया के केस में। तीसरे में अगर देखें प्रेसिडेंट के ओथ की बात, तो ये एडमिनिस्टर किए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एडमिनिस्टर किए जाएंगे किनके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, त्याग पत्र सौंपने की बात आएगी तब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, बट जब ओथ के एडमिनिस्टर की बात आएगी तब ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रिजाइड्स ओवर द लोकसभा व्हेन बोथ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर्स ऑफिस फॉल वैकेंट, यानी लोकसभा के चेयरपर्सन के रूप में किनके द्वारा प्रिजाइड किया जाएगा जब दोनों ही स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का पद खाली हो। अगर स्पीकर का पद खाली है तो डिप्यूटी स्पीकर एज अ चेयरपर्सन एक्ट करेंगे, बट अगर डिप्यूटी स्पीकर का भी पद खाली है तो किनके द्वारा प्रिजाइड किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। लोकसभा के मेंबर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, यानी राष्ट्रपति लोकसभा के मेंबर्स में से किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे, और जब डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों का पद खाली है तो उस टाइम पे ये एज अ चेयरपर्सन एक्ट करेंगे लोकसभा में। दूसरा जो ऑप्शन है ये है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे लोकसभा के उनके द्वारा प्रिजाइड किया जाएगा। तीसरा ये है कि एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन के मेंबर, जो कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही एडवांस में प्रिपेयर कर लिए गए हैं, उनके द्वारा प्रिजाइडमेंट होगी। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है लोकसभा के अंदर उनके द्वारा ही मेंबर अपॉइंट किया जाएगा।
तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करेंगे लोकसभा के किसी एक मेंबर को, और जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तब ये एज अ चेयरपर्सन एक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये एनजीटी से सवाल है। कल के वीडियो में भी हमने एनजीटी का डिस्कशन किया था, सीडीएस में क्वेश्चन आया 2019 में एनजीटी के ऊपर, और कई बार और भी पूछा गया यूपीएससी के कई सारे एग्जाम्स में। तो असल में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो काफ़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एनजीटी जो है ये 1993 में इस्टेब्लिश किया गया संवैधानिक निकाय के रूप में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में। ये गाइड किया जाता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किसी तरीके का लागू नहीं होता। तीसरा ये है कि जो चेयरपर्सन है कमीशन के, यानी एनजीटी कमीशन के, ये जो चेयरपर्सन है ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। और चौथा ये है कि जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, इस एक्ट 2006 के तहत एनजीटी के जुरिस्डिक्शन, यानी एनजीटी के दायरे से रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, जो कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है, इसे दायरे से बाहर रखा गया है। नाउ देखिए ऑप्शंस 1 and 2 ओनली, 4 ओनली, 2, 3 and 4, या 1, 2, 3, 4 करेक्ट आपको बताना है। देखिए अगर एनजीटी की बात करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 2010 में एग्जिस्टेंस में आता है, इंपॉर्टेंट ईयर है। और एक और ईयर इंपॉर्टेंट है 1993 वाला एनएचआरसी। तो इसे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में एग्जिस्टेंस में आया, बट एनजीटी 2010 में एग्जिस्टेंस में आता है। और कौन सा एक्ट है, तो बाकायदे यहाँ पे आपको एक्ट देखने को मिलेगा। कल भी जो स्टेटमेंट था उसमें भी इसी तरीके से कंफ्यूज किया गया था, एनजीटी एक्ट की बजाय रूल्स ऑफ सिविल कोड प्रोसीजर लिखा गया था। तो ये एनजीटी एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत एग्जिस्टेंस में आता है एनजीटी। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये एक तरीके की स्टेचुटरी बॉडी है। और दोनों के बीच क्या फ़र्क है ये हमने पॉलिटी के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आगे अगर बात करें एनजीटी की, तो चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स, कई तरीके के अलग अलग जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वैसे लोग यहाँ पे शामिल हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि 5 साल के टर्म्स के लिए ये ऑफिस होल्ड करते हैं और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं? तो ध्यान रखना आपको, नहीं होते हैं। और ऐसे कई सारे पद हैं इंडिया के अंदर जो रीअपॉइंटमेंट के लिए जिनमें एलिजिबिलिटी नहीं देखने को मिलती। अगर ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन की बात करें, और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है, ताकि ये अनबायस्ड तरीके से काम कर सकें। ट्राइब्यूनल के जो चेयरमैन हैं ये वैसे पर्सन होने चाहिए जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। तो दोनों ही प्रोविज़न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वजह से कौन कौन सा गलत है? अगर हम देखें यहाँ पे ईयर, तो ईयर ये गलत है, ये भी गलत है। एनजीटी एक्ट है बाकायदे 2010 का। आगे अगर हम देखें तो चेयरपर्सन क्या मस्ट, देखिए मस्ट कहा गया है रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ये बात गलत है। अभी हमने देखा जज ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से तीनों तो गलत है। अगर हम 1 को, 2 को और 3 को एलिमिनेट करें तो केवल एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन बी, यानी चौथा सही है। जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट हैं ये एनजीटी के जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी तो कई सारे सवाल हैं, कुछ स्टेटमेंट से आपको आंसर करना है। ग्राम सभा एक बॉडी है जिसमें सभी पर्सन शामिल हैं जिनका जो नाम है ये इलेक्टोरल रोल में शामिल हैं, पंचायत के इलेक्टोरल रोल के अंदर। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो ग्राम सभा है ये हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है। तीसरा ये कहा जा रहा है कि ग्राम सभा जो पावर एक्सरसाइज करते हैं और जो फंक्शन को एक्सरसाइज करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ही डिसाइड करती है ना। ये हमारे ऑप्शन हैं, आंसर करिए इस क्वेश्चन को। दोबारा सवाल देखिए, ये है हमारे 3 स्टेटमेंट्स। अगर ग्राम सभा की बात करें तो ये एक बॉडी है जिनमें सभी लोग शामिल हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में देखने को मिलता है। तो ये तो सही है, और ये कई बार पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में। इसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेरे डिस्कशन को फॉलो करते हैं तो काफ़ी आसानी से ये चीज़ें आपको याद होंगी। और अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 243B, इसी में ग्राम सभा की डेफिनेशन दी गई, और ये हमने देखा भी था किस तरीके से डिफाइन किया गया है। बेयर एक्ट के माध्यम से हमने समझा था इन चीज़ों को। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो ग्राम सभा जो है ये पावर एक्सरसाइज करते हैं और फंक्शंस एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के गाइडलाइंस के आधार पर होता है। और कई सारी चीज़ें, इवन हमने कल के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था जो पंचायत के ऊपर, कि जो ऑडिटिंग भी होती है पंचायत की वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के आधार पर ही होती है।
तो इस कारण से कौन कौन से गलत हैं? पहला केवल सही है और बाकी तो पहला बिल्कुल सही है, ग्राम सभा में वैसे लोग शामिल है जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में देखने को मिलता है। दूसरा भी सही है, ग्राम सभा डिफाइंड है आर्टिकल 243B में। अगर तीसरे की बात करें तो ग्राम सभा पावर एक्सरसाइज करता है, बट ये प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्यों डिसाइड करेगी? ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड होते हैं। तो अगर आप 3 को भी केवल एलिमिनेट करते हैं यहाँ से तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के संदर्भ में आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, और इस तरीके से हम 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट एक्ट्स और इम्पॉर्टेंट जो एक्ट्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल्ली सॉवरेन बॉडी के रूप में दर्ज करता है। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले पार्लियामेंट का दर्जा देता है ये एक्ट। तीसरा ये है कि गवर्नर जनरल के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। करेक्ट आपको बताना है तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखिए, ऑप्शन देखिए, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3। ध्यान से समझिए, तीनों स्टेटमेंट्स पे दोबारा विचार करिए। आसान सवाल है अगर आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, ये हमारे संविधान सभा को, यानी वो सभा जिनके द्वारा हमारा संविधान तैयार किया गया है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे इनिशियली और कितने मेंबर्स ने साइन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ये दोनों सवाल का आप आंसर करिए। तो देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी थी। सॉवरेन बॉडी का मतलब होता है कि अपने आधार पर अपने संविधान को तैयार कर सकती थी, किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। सॉवरेन का मतलब ये होता है सार्वभौम, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, जो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके के संविधान को प्रिपेयर कर सकती है, बिकॉज ये एक तरीके की सॉवरेन बॉडी थी। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसी एक्ट के तहत असेंबली को ये पावर थी कि किसी भी लॉ को अब्रोगेट कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। एब्रोगेट का मतलब खत्म करना और अल्टर का मतलब बदलाव कर देना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फ्रेम किए गए थे भारत के संदर्भ में। यानी इससे साफ स्पष्ट होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये बिल्कुल सोवरेन है। कोई भी लॉ जो इंडियन कंटेक्स्ट में सही नहीं है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, उसे बिल्कुल खत्म भी कर सकती हैं या बदल भी सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन थी। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसी एक्ट के तहत असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी का दर्जा दिया गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो 2 सेपरेट फंक्शन थे असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 फंक्शन थे। पहला फंक्शन तो ये कि हमारे लिए संविधान तैयार करना, हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना। दूसरा तो ये कि पार्लियामेंट के जैसा एक्ट करना। तो हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट कौन थी? ऑब्वियसली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्ट है 1947 का, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक तरीके का लेजिस्लेटिव बॉडी बनाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट के जैसा एक्ट कर सकती थी, इंपॉर्टेंट लॉज पर विचार कर सकती थी, ऑब्वियसली क्योंकि एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी। तीसरा ही स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग था, तो इसे समझिए। देखिए, जो 1947 का एक्ट है ये वायसराय के पद को अबॉलिश करता है, लेकिन गवर्नर जनरल का पद तो इसके बाद निकल करके आता है ना। 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 में गवर्नर जनरल का पद खत्म नहीं होता, इवन 1948 तक एग्जिस्ट करता है। हमारे अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो इंडिया से इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, राइट, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, ना कि 1947 के टाइम पे। इस एक्ट के तहत तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा। हाँ, और गवर्नर जनरल अपॉइंट किन के द्वारा किए जाते हैं? तो ब्रिटिश किंग या क्वीन या फिर डोमिनियन कैबिनेट के सलाह पर। तो इस तरीके से पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो अगर हम एलिमिनेट करें 3 को तो 2 ऑप्शन बचते थे, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2013 का। क्या कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है ये किसी भी लॉ को बना सकती हैं इंडिया के लिए या फिर इंडिया के किसी भी भाग के लिए, किसी भी पार्ट के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के संदर्भ में।
क्या सभी स्टेट की सहमति लेनी पड़ेगी अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के संदर्भ में लॉ बनाना है तो। दूसरा ये कि स्टेट के मेजोरिटी पर कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। तीसरा ये कि जिस स्टेट के संदर्भ में इंटरनेशनल लॉ बनाया जा रहा है उस स्टेट की सहमति लेनी पड़ेगी, या फिर बिना किसी स्टेट की सहमति के भी इंटरनेशनल लॉज को पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति के इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को कि इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए पार्लियामेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट और कन्वेंशंस। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, एग्रीमेंट को, कन्वेंशन को, इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉज बना सकती है और इसके लिए किसी भी स्टेट की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इट कैन बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। और ये जो प्रोविजन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकें। इसके कुछ उदाहरण भी आप पढ़ सकते हैं। कई सारे जो एक्ट हैं ये बिना स्टेट की सहमति, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ से डील करते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ये इनेक्ट किए गए हैं और इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सो यहाँ पे हमने कई क्वेश्चंस को कवर किया। आप बताइए कि आपके कितने जो आंसर्स हैं ये ठीक हुए। सो अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास मदद कर रहा है आपको रिवीजन करने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच में, तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।